नमस्कार, मैं मनोज सुराजी आ गया हूं आपको नए श्रम कानून के बारे में जानकारी देने। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि नए श्रम कानून की स्ट्रक्चर क्या है, जिसमें मैंने बताया था कि 4 भाग में ये है और उसमें जो पहला भाग है वो मजदूरी से रिलेटेड है, वेजेस से रिलेटेड है, जिसको हम बोल रहे हैं कोड ऑन वेजेस। तो आज हम उसी की बात करेंगे। वीडियो पूरी इस नए कानून के पहले चैप्टर या पहले भाग या पहली संहिता के बारे में होगी, क्योंकि 4 संहिताओं से मिलकर ये नया कानून बना हुआ। तो पहली संहिता की बात होगी और हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस कानून के अंदर आखिर है क्या, इसमें ईपीएफओ का क्या रोल है, इसमें सरकार का क्या रोल है और इसमें आम जनता को कैसे इसका इफेक्ट पड़ेगा। लगातार मैं वीडियो बना ही रहा हूँ और मैं कैसे बता रहा हूँ कि किस तरीके से कि ईपीएफओ के जरिए जो पेंशन मिलती है, पेंशन एक सामाजिक सुरक्षा की बात होती है। ये जरूर मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इसके जो तीसरा पार्ट होगा उसमें सामाजिक सुरक्षा की बात हो रही है इस कानून में। तो वो ईपीएफओ का रोल क्या है, कैसे उसका आगे बढ़ेगा, ये सब चीज़ें बात करेंगे। तो ये पेंशनर को भी देखना वीडियो बहुत ज़रूरी इसलिए बन जाता है कि अब जो नए प्रावधान आ रहे हैं, क्योंकि पुराने जो लोग हैं उनको तो पता है कि आउटपुट क्या आ रहा है, लेकिन नए जो लोगों को सरकार लाना चाह रही है, 50 करोड़ के लगभग मजदूरों को इसके दायरे में लाना चाह रही है इस नए श्रम कानून के माध्यम से, और कह रही है हम उनका हित करेंगे। तो क्या उसका हित होगा या उसका अहित होगा? क्या एम्प्लॉयर का हित होगा या एम्प्लॉयर का भी अहित होगा, या सरकार का हित होगा या सरकार का भी अहित होगा? ये बहुत सारी बातें उठ रही हैं और इसलिए इस पर विस्तार से चर्चा करना जरूरी है। मैं नए श्रम कानून को पढ़ूंगा, पढ़ने के बाद जो सरकारी पक्ष है उसको बताऊंगा, फिर जो विरोधी पक्ष है उसको भी बताने की कोशिश करूंगा, और सच्चाई इसके कहीं बीच में है वो भी बताने की कोशिश करूंगा कि भाई ना सरकारी पक्ष ठीक है कि बहुत बढ़िया चीज़ बना दी साहब, और ना कि विरोधी पक्ष ठीक है, क्योंकि पहले भी वो काम सब हो ही रहे थे लेकिन अब वो उनको लीगलाइज कर दिया गया। जो से पहले जितने काम गलत तरीके से हो रहे थे उनको अब कानूनी तरीके से कंपनियां कर पाएंगी, ऐसा मेरा मानना है। और पहले भी वही हो रहे थे, लेकिन वहाँ पे थर्ड प्लेयर आ जाता था, यूनियन आ जाती थी, ये सब अपना प्रेशर बनाते थे और फिर अपनी रोटी सेकते थे। मजदूर अंत में छलाई जाता था। जो काम करने वाला है एम्प्लॉयर, वो ना तो पहले कुछ पा रहा था और इस कानून के बाद भी वो क्या पा पाएगा ये नहीं पता। लेकिन जो अन्य लोग, जो थर्ड पार्टी कह सकते हो, उनका रोल काफ़ी मिनिमाइज किया इन कानून ने। तो वही बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके प्रावधान है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो नए श्रम कानून हैं उनके अंदर पुराने कानूनों का एकीकरण की बात हो रही है। चलिए विधिवत शुरू ही कर लेते हैं। मैं एक पढ़ देता हूँ एक जो बहुत सारे बात जो सरकार कह रही है, सरकारी पक्ष कह लो या फिर इस कानून के लिए जो बड़ी पीआईबी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पीआईबी की जो प्रेस रिलीज हुई, या अन्य माध्यम से या अखबारों में, टीवी में जो इसकी बड़ा चढ़ाकर जो बातें बताई जा रही हैं कि ये कानून इतना अच्छा है, इसमें ये चीज़ें निश्चित हो गई हैं, वो चीज़ें निश्चित हो गई हैं, वो एक बार मैं पढ़ देता हूँ। पढ़ने के बाद आपको ये एक न्यूज़ की तरह समझ लेना, लेकिन उसके बाद मैं इसका विश्लेषण करूंगा। तो उसके लिए भी आप देखोगे कि एक चीज़ को बिंदुवार तरीके से समझेंगे कि क्या सचमुच इसमें कुछ फ़ायदा हो रहा है, या बस कहते हैं कि नई बोतल में पुरानी शराब या पुरानी बोतल में नई शराब। अभी आप तय करो। चलिए मैं मुख्य बिंदु पढ़ देता हूँ इसकी। पुराने कानूनों का एकीकरण, इसमें कोड ऑफ ऑन वेजेस में 2019 में निम्नलिखित 4 पुराने कानूनों का स्थान लिया है। वेतन भुगतान अधिनियम, न्यूनतम वेतन अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम और सामान्य पारिश्रमिक अधिनियम। ये मुख्यतः 4 इस कानूनों को इसको मर्ज करके या इनको हटाकर ये लाया गया है। इसमें क्या है, पहला ये फीचर कहते हैं न्यूनतम मजदूरी की गारंटी, सभी श्रमिकों के लिए कवरेज। ये संहिता पहली बार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के सहित सभी कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी का वैधानिक अधिकार प्रदान करती है। अभी ऐसा नहीं है कि न्यूनतम मजदूरी नहीं थी, अलग अलग राज्यों में अलग अलग न्यूनतम मजदूरी थी कि उतना हम तय कर रहे थे, राज्य तय कर रहे थे, लेकिन अब केंद्र ने न्यूनतम मजदूरी तय कर दी। तो वो उस विषय पे बात करेंगे। और राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी की भी तय कर दी है। इसमें सामान्य वेतन, लिंग के आधार पर आप किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकते, समान काम समान वेतन की बात हो रही है, यानी महिलाओं को भी उतना पैसा मिलेगा जितना पुरुषों को।
ओवर टाइम और काम के घंटे, ओवर टाइम और काम के घंटे मतलब जो ओवर टाइम है वो मजदूरी का दुगना कर दिया है घंटे के हिसाब से। ऐसा सरकारी बात कहने वाली बात है कि ऐसा कर दिया है। अब देखेंगे कितना कर दिया है, कितना नहीं कर दिया। वेतन की परिभाषा, जो आपको सैलरी मिल रही है उसकी परिभाषा, सीटीसी की बात करते हैं, कॉस्ट टू कंपनी की बात होती थी कि भाई एम्प्लॉय की बात होती थी कि एम्प्लॉय पे कितना खर्चा होता था। तो पहले बेसिक होता था और उसके बहुत सारे अलाउंसेस होते थे, उन सबको मिलाकर सैलरी बनती थी, उस सैलरी पर टैक्स लगता था। लेकिन अब सरकार ने बेसिक को 30% से बढ़ाकर 50% कर दिया है। तो उस विषय पे बात करेंगे कि भाई इससे क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि बेसिक बढ़ जाएगी तो भाई बेसिक पे पीएफ कटता है तो पीएफ भी बढ़ जाएगा। मतलब इसको भी हम बात करेंगे इस पे क्या होगा और आखिर ये सब है क्या। तो जो सरकारी पक्ष है वो तो मोटी मोटी बात कह रहा है कि भैया न्यूनतम मजदूरी हमने तय कर दी, अब आप पूरे देश में न्यूनतम मजदूरी है और आपका भविष्य सुरक्षित कर दिया, क्योंकि बेसिक पे बढ़ा दी। कंपनियां ऐसा करती थी कि बेसिक पे कम रखती थी, अलाउंस ज़्यादा देती थी, तो बेसिक पे ही सारा आपका भविष्य पीएफ वगैरह कटता था। तो जब बेसिक पे कम होगी तो क्या ही पीएफ मिलेगा आपको, क्या आपका भविष्य सुरक्षित होगा। तो सरकार तो ये कहेगी साहब कि अपने बेसिक पे बढ़ा दिया, 50% कर दिया, यानी कि आप सीधा सीधा पीएफ में ज़्यादा आएगा, आपकी तो बल्ले बल्ले हो गई। तो वो सरकार का ये दावा होगा। दूसरा कहेगी हमने लिंग भेद खत्म कर दिया कि भाई कोई आदमी क्या बोलते हैं उसको, महिला या पुरुष हो, उसको अगर समान काम कर रहा है तो समान वेतन मिलेगा, इस तरह की बातें कहेंगी। और मजदूरी और बोनस से रिलेटेड ज़्यादा इसमें बात की गई है। दूसरा, हाँ, एक चीज़ और ये करें कि ग्रेजुटी की बात हो रही है कि ग्रेजुटी भी सरकार ने उसकी जो 5 साल की सीमा थी उसे 1 साल कर दिया है कि भाई 1 साल के बाद अगर आप काम लगातार कर लेते हो कहीं पे तो ग्रेजुटी आपको मिलेगी। पहले 5 साल तक काम करने के बाद ग्रेजुटी बनती थी, जो 1 साल के बाद बनने वाली है। तो ये कहने का मतलब है। तो इसमें मोटी मोटी बात है कि राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन की गारंटी, पहली पॉइंट ही है, चलो इसी पे डिस्कस कर लेते हैं। राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन की गारंटी का मतलब ये है कि देश के अंदर अब पूरे राष्ट्र में या पूरे देश में अब एक न्यूनतम सरकार, केंद्र सरकार तय कर देगी कि इससे कम तो दे ही नहीं सकते आप। कोई राज्य सरकार, अगर केंद्र सरकार ने 18,000 तय कर दिया तो कोई राज्य सरकार उस 18,000 से नीचे आपका वेतन नहीं कर सकती, उससे ऊपर कर सकती है लेकिन नीचे नहीं कर सकती। यानी मिनिमम, जैसे एमएसपी होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसी तरीके से ये न्यूनतम वेतन की गारंटी मिल गई आपको एक तरह की कि भाई मजदूरों को केंद्र तय कर रहा है, वो अपने हिसाब से तय करेगा कि कितना न्यूनतम वेतन होता है, उसको रिवाइज करेगा बार बार और फिर वो तय करेगा। राज्य कम नहीं दे सकते, ज़्यादा दे सकते हैं, तो ज़्यादा पे तो कोई नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और, असंगठित क्षेत्र, अभी तक ये जो वेतन, ये जो नियम है कि भाई जो सैलरी है न्यूनतम वेतन की, ये संगठित क्षेत्रों में थी। ऐसे संगठित क्षेत्र उनको कहते हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं, जिनके कागज वागज पूरे होते हैं। लेकिन अब ये कानूनन हो गया है कि असंगठित क्षेत्र में भी आप इतने ही पैसे दोगे जितने पैसे न्यूनतम मजदूरी सरकार तय करेगी, उससे कम देंगे तो वो काम आप करा नहीं सकते या वो अपराध की श्रेणी में आएगा। ये तो आगे डिटेलिंग में आएगा। लेकिन इसमें असंगठित क्षेत्र भी आ गया, वो चाहे सरकारी हो या निजी क्षेत्र हो, सारे इसमें आते हैं कि न्यूनतम सरकार भी कोई काम कराएगी अगर पूरा, तो न्यूनतम उसको देगी, न्यूनतम वेतन से कम दे नहीं सकती। लेकिन सरकार तो आजकल वॉलंटरी काम कराती है या और उस पर अपने हिसाब से दे देती है। बहुत सारे आशा वर्कर परेशान हैं, बहुत सारे लोग कराते हैं, उनके काम के घंटे कुछ होते हैं, काम कितना करा लेती है। सरकार भी बहुत सारी अनियमितताएं करती है, वो कैसे लागू करेगी ये तो पता ही लगेगा आपको। बहुत सारे होम गार्ड हैं, ये सब लोग हैं, इनको कहाँ इतना वेतन मिल पाता है पूरा। कभी कभी तो उनको कह देते कि स्वयं सेवक हैं आप लोग, और फिर आपको जो दे दिया वो मानदेय दे दिया, उसको वेतन मानते ही नहीं है, मानदेय मानते हैं। तो अपने इनके पास बचने के तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि समान काम और समान वेतन, समय पे भुगतान, ठीक है, समय पे भुगतान की बात हो रही है कि भाई पर्टिकुलर टाइम दिया जाएगा कि भाई आपको साप्ताहिक करना है, महीने में करना है, जैसे आप भुगतान करते हैं, लेकिन उसको आप समय तय करना पड़ेगा कि इस समय पे भुगतान हो रहा है। तो बड़ी देखने में बड़ी अच्छी बात हो रही है। एक हो रहा है 50% का रूल, 50%, अब जो टोटल सैलरी है उसका 50% का रूल कर दिया है। बेसिक यानी 50% होना चाहिए। अभी इस पर हम विस्तार से बात करेंगे 50% वाले रूल पर। इसका कैसे आपकी पेंशन से रिलेशन है, कैसे आपके पीएफ से रिलेशन है, ये 50% के रूल की बात करेंगे।
और गिग वर्कर्स जो होते हैं, ठीक है, तो गिग वर्कर्स वो वाले वर्कर्स हैं जैसे जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, जैसे ओला है, उबर है, इन सब के साथ जुड़ रहे हैं, स्विगी है, जोमेटो है, जो कहीं डिलीवरी वगैरह का काम करते हैं, उनको गिग वर्कर्स बोलते हैं। वो क्या करते हैं कि ये अब सरकार कह रही है कि ये भी वर्कर हैं, तो इनको भी कुछ चीज़ें मिलनी चाहिए। जैसे इनको क्या मिलना चाहिए, गिग वर्कर्स को पेंशन मिलनी चाहिए, बीमा मिलना चाहिए। एक सीधा सीधा मोटी मोटी बात कह रहे हैं कि इनको भी अब ईपीएफओ के दायरे में लाओ या किसी और संस्था के दायरे में लाओ। और जो कंपनियां इनके साथ मिलकर काम कर रही हैं उनके लिए उनको ये जिम्मेवारी दी गई है कि इनके लिए एक फंड बनाओ। उनकी जो टर्नओवर है उसका कुछ परसेंटेज, अभी ये तय नहीं हुआ है कितना, या तय हो गया होगा, अभी तो काम चल रहा है कि कितना परसेंट इकट्ठा करेंगे और उससे फिर वो उनको भुगतान करेंगे। तो ये वाली बात हो रही है। सबसे बड़ी बात जो हम 50% रूल की बात करेंगे, ये मुझे आज डिस्कस करना इसलिए कि पेंशनर के लिए जानना जरूरी है कि इसमें किसको फ़ायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है। और ग्रेजुटी का लाभ, इस पर भी बात करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, गिग वर्कर पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले 50% रूल की बात कर लेते हैं। 50% रूल क्या है नया? पहले जो नियम था उसमें ये कहा जाता था, शायद मैं गलत नहीं हूं तो, कि जो सैलरी है उसका मिनिमम 30% बेसिक आपको करना है, कि 30% बेसिक होगा। यानी किसी की सैलरी थी 300 रुपया या 100 रुपये थी किसी की सैलरी, तो उसका 30% होता है 30 रुपया। तो 30 रुपया बेसिक मानती थी सरकार कि 30 रुपया आपको देना है बेसिक में, बाकी आप अलाउंस में डालो। तो 30 रुपये का पे ही आपका पीएफ कटता था। पीएफ क्या होता है? प्रोविडेंट फंड। उसमें 12% कौन देता था पीएफ में? एम्प्लॉयर देता था। और 12% उतना ही जितना एम्प्लॉयर दे रहा है उतना ही एम्प्लॉय का भी कंट्रीब्यूशन है। तो कहने का मतलब अगर 50% हो जाएगी 30% से लिमिट, तो अब जैसे 100 रुपये सैलरी है और पहले 30 रुपये पे पीएफ कट रहा था, तो अब आपका 50 रुपये पे पीएफ कटेगा। तो इसमें किसका फायदा, नुकसान हुआ? इसमें एम्प्लॉयर का नुकसान हुआ, क्योंकि सैलरी तो उतनी है लेकिन अब उसको जो 12% है वो 50 रुपये का देना होगा। यानी जो एम्प्लॉयर है, जो नियोक्ता है, उसको 12% जमा करना होगा पीएफ में और पेंशन फंड में, जो जितना उनका हिस्सा होता है 8.33 और जो समथिंग जो होता है पीएफ और पेंशन फंड में, वो देना होगा। रही बात जो एम्प्लॉय की या मजदूर की, तो उसको भी 12% देना होता है, तो उसको भी ज़्यादा पैसा अपनी सैलरी से कटा के देना होगा। तो इन हैंड सैलरी अभी कम हो जाएगी। कम होने का मतलब समझ रहे हो कि जिसकी जो सैलरी अभी मिल रही है वो कम हो जाएगी, लेकिन क्योंकि मजदूर का पैसा जो है या जो एम्प्लॉय का पैसा है वो उसके पीएफ में जाएगा 12%, इसलिए उसका पैसा तो, उसका नुकसान तो नहीं है कि उसका जो पैसा है बेशक उसकी सैलरी में से कट गया, लेकिन वो उसके भविष्य के लिए जमा हो गया, तो उसका नुकसान नहीं है। लेकिन लोग तो कहेंगे उसका फायदा तो है, क्योंकि उसका ज़्यादा पैसा कट रहा है वो जमा हो रहा है, और एम्प्लॉयर का ज़्यादा कट रहा है वो भी जमा हो रहा है पीएफ में। तो एम्प्लॉयर का ही नुकसान है, एम्प्लॉय का तो फायदा है, क्योंकि उसका भी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जा रहा है और एम्प्लॉयर का भी ज़्यादा जा रहा है। तो मैं बता दूं, एम्प्लॉयर का तो नुकसान है लेकिन एम्प्लॉय का फायदा मुझे लगता है नहीं है। आपको पता है तो आप अभी इस तर्क से बता दूंगा कैसे नहीं है। देखिए, जो एम्प्लॉयर है वो देता है 12%, ठीक है, सबको पता है। और उस 12% का भी 8.33%, 8 पॉइंट समथिंग, अभी देख लेना, करेक्ट कर लेना, पेंशन में चला जाता है। यानी कि पीएफ में तो ज़्यादा जाएगा नहीं, एम्प्लॉयर का हिस्सा बहुत कम जाएगा पीएफ में, ज़्यादा से ज़्यादा लगभग 9% के आसपास का हिस्सा। तो उसका जो भी उसको ज़्यादा जाएगा वो तो सरकार पेंशन में डाल देगी, पेंशन वाले खाते में डाल देगी। और पेंशन मिलेगी जब मिलेगी तब मिलेगी। और पेंशन कितनी मिल रही है आपको पता ही है, 250, 500, 1000 मिनिमम पेंशन है। तो ये पैसा तो एम्प्लॉय के जेब से तो एम्प्लॉयर के तो जेब से निकल गया, लेकिन एम्प्लॉय की जेब में ना जाके पेंशन फंड में मैक्सिमम चला गया, यानी ईपीएफओ और सरकार की जेब में चला गया। तो सरकार की तो हो गई बल्ले बल्ले, लुट गया कौन? लुटना तो शब्द मैं नहीं कहूंगा। घाटा में कौन आया? एम्प्लॉयर। फायदे में कौन आया? सरकार। और मजदूर जहां खड़ा था, कर्मचारी वहां खड़ा था, वहीं खड़ा रह गया, क्योंकि पेंशन का तो फॉर्मूला ऐसा है कि उसमें से तो पेंशन निकलती नहीं। अच्छा, पेंशन वाले फंड पे कोई ब्याज भी नहीं देती सरकार, सिर्फ पेंशन देती है।
और पेंशन में भी नियम ऐसे हैं तमाम के पेंशन के लिए एलिजिबिलिटी ये है वो है, अगर आप बंदा मर जाता है उसका जो उत्तराधिकारी है उसको काफी कम पेंशन मिलती है। तो ये तो पैसा एक तरह से सरकार के और ईपीएफओ के खाते में गया, ईपीएस 95 पेंशन के खाते में गया, मतलब उसमें अकाउंट में गया। एम्प्लॉय के पास थोड़ा बहुत कुछ कहते हैं ना कि छींटे लग जाएंगी, तो एम्प्लॉय या मजदूर के पास थोड़ी छींटे पड़ गई। तो ये जो 50% का रूल है ये तो सरकार की बल्ले बल्ले करा रहा है, ईपीएफओ की बल्ले बल्ले करा रहा है, एम्प्लॉयर का नुकसान कर रहा है और एम्प्लॉय को कोई विशेष फायदा नहीं दे रहा है, मजदूर को कोई विशेष फायदा नहीं दे रहा है। तो अगर श्रम कानून ये कहें कि भाई आपका पीएफ बढ़ गया, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया, तो सरासर अगर अंदर गहराई में झांकोगे तो पीएफ बढ़ा तो है, लेकिन पीएफ बढ़ने से सैलरी कम हो गई और आप ही का पैसा कट के पीएफ में चला गया, और जो एम्प्लॉयर का पैसा है वो जो कटा वो पीएफ पेंशन फंड में मैक्सिमम चला गया। तो और पेंशन में से कुछ आउटपुट निकलता नहीं, तो एक ऐसे अंधे कुएं में चला गया पैसा, जो लाभ आपको मिलना चाहिए था वो ईपीएफओ या सरकार को मिल गया। तो मैं तो कहूँगा कि इस जब तक ये पेंशन का फॉर्मूले में सुधार नहीं होता तब तक सामाजिक सुरक्षा हो नहीं सकती। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ये एक मुगालता भर है कि नए श्रम कानूनों में 50% बेसिक कर देने से एम्प्लॉय का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। भविष्य तो आप देख ही रहे हो ना, मिनिमम पेंशन के लिए लड़ रहे हो, 1000 रुपए मिनिमम पेंशन कर रखी है, 1000 रुपए। दिल्ली के अंदर 2500 है, किनको? वृद्धा पेंशन, किन लोगों को? जिन्होंने कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं किया, और आपका ये पैसा कटेगा और फिर इसके बाद पेंशन कितनी मिलेगी राम जाने, भगवान जाने कितनी मिलेगी। और वो सरकार कब नियम बना के कम कर दे, पीएफ पर भी सरकार ब्याज कब तय करे, वो हर साल अपने हिसाब से तय करती है। तो सरकार के हाथ में है वो पैसा सारा, जो भी एम्प्लॉयर से कट रहा है वो उसका सारी चाबी सरकार के हाथ में है, और सरकार ने आपका भविष्य अंधकार में कर रखा है। इसकी बार बार हम लड़ाई कर रहे हैं, बार बार हम इसकी आवाज उठाते हैं। गिग वर्कर की बात कर रहे हैं। गिग वर्कर वो होता है जो कि स्विगी वगैरह में जुड़ा रहता है या जोमेटो में जुड़ा रहता है या इधर उधर, ये मतलब ये भेजते हैं, ओला ओवर वाले गिग वर्कर्स हैं। तो इनके लिए भी सरकार कह रही है कि भाई आपको कुछ नियम बनाने पड़ेंगे एम्प्लॉयर को। तो अब क्या होगा, एम्प्लॉयर कहेगा ठीक है, ये तो कॉन्ट्रैक्ट पे थे, ये तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि ये उसके अंडर में काम करते थे, एक कॉन्ट्रैक्ट होता था, एक कमीशन होता था, कमीशन पे ये लोग काम करते हैं। तो इनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए एक फंड बनाने की बात कर रही है, चलिए अच्छी बात है। तो इसमें मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि ये कैसे इम्प्लीमेंट होगी चीज़। इसमें तो बहुत सारा उसका टर्नओवर देखा जाएगा, और अगर वो 1% या 2% अगर निकालेगा ना, आप ये बात ध्यान रखना कि कोई भी मालिक अपनी पॉकेट से पैसा नहीं देता है। कोई भी कंपनी ऐप अगर आप उसके लिए मैंडेटरी कर दोगे 1% 2%, तो वो किसका पैसा काटेगी? इनकी कमीशन का काटेगी। जैसे अभी ओला ओवर में किसी को 20% कमीशन मिल रहा है, तो 2% के लगभग उसको वहां देना पड़ेगा, सरकारी फंड बनाना पड़ेगा वेलफेयर के लिए। तो वो कमीशन को सीधा स्लाइडली कम करेंगे, 18% कर देंगे, यानी आप ही का पैसा काट के सरकार के फंड में डाल देंगे और सरकार उस पर बैठ जाएगी, जैसे ईपीएफओ पे बैठी है ना। यानी सरकार अब इस सेक्टर में भी एक नया ईपीएफओ जैसा सिस्टम खड़ा करना चाह रही है, जिसमें एम्प्लॉय के भविष्य के नाम पर पैसा इकट्ठा किया जाए और एम्प्लॉयर से इकट्ठा कराया जाए। और एम्प्लॉयर कैसे देगा? वो तो एम्प्लॉय वो तो सोच लेगा, यार मैं अपनी पॉकेट से क्यों दूं, अपने टर्नओवर से क्यों दूं, मेरा जो टर्नओवर है मैं उसमें पहले ही कॉस्ट जोड़ लूंगा और कमीशन उतना कम कर दूंगा और उधर जोड़ दूंगा। तो अल्टीमेटली एम्प्लॉय के नाम पर, जो एम्प्लॉय है नहीं गिग वर्कर्स, उनको एम्प्लॉय बनाकर और सरकार अपने एक फंड बना लेगी और उस पर फिर नियंत्रण कैसे करेगी? सरकार ही करेगी नियंत्रण, या कोई संस्था बना देगी ईपीएफओ की तरह, उससे नियंत्रण करेगी। तो मोटी बात यह है कि पैसा तो निकलेगा, लेकिन वो यहाँ पर भी उनके कहेगी तो कि तुम्हारे हित के लिए हम पैसा ले रहे हैं। सरकार कौन है? बीच में बिचौलिया है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में वो डंडा लेके आ गई कि भाई मैं भविष्य सुरक्षित करा रही हूँ तुम्हारा, और ये पैसा निकाल के यहाँ रख दो। और उस पैसे का वो कैसे उपयोग करेगी, हम तो ये जान ही चुके हैं कि ईपीएफओ का एग्जाम्पल देख चुके हैं किस तरीके से। तो अगर गिग वर्कर्स को भी बड़ा खुशी मिलने वाली है कि भाई हमारा पैसा हमें एक मिल जाएगा, एक मुश्त मिल जाएगा, तो याद रखना आप ही की कमीशन कम होगी और सरकार उसको निकाल कर उस पर बैठेगी, उस पैसे पर, फिर मंच रोला कर आपको देगी और फिर आप जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करोगे। तो ये है ग्रेजुटी का। ये मुझे कुछ लगता है कि 1 साल तक अगर आप काम करते हैं तो ग्रेजुटी 1 साल कर दिया, पहले 5 साल। ग्रेजुटी का मतलब अगर आप किसी के साथ किसी कंपनी या किसी संस्था के साथ जुड़कर काम करते हैं तो वो संस्था आपको शायद 15 दिन का, 1 साल में 15 दिन का सैलरी या ये समझ लीजिए वो देते हैं, खुश होकर देते हैं कि भाई ये हमारा लॉयल है, या इस तरह का ग्रेजुटी।
का मतलब होता है कि उसको आभार व्यक्त करने के लिए। तो वो 5 साल पर होता था कि भाई 5 साल किसी संस्था में काम किया तो उसका भी फर्ज बनता है कि उसकी ग्रेजुटी कुछ बने। अब वो 1 साल कर दिया है, तो ग्रेजुटी की बात हो रही है। लेकिन इसमें एक चीज़ और है, बहुत ज़रूरी चीज़ है कि मैं इसको अभी ये जो विश्लेषण कर रहा हूँ ये मैं कर रहा हूँ। 50% रूल वाला मैंने बहुत ज़्यादा उस पर डिटेल में बात की और इस पे गिग वर्कर्स की बात की कि देखिए कैसे होगा। इसमें अब एक और चीज़ आ रही है कि भाई एक परमानेंट जो जॉब होती थी ना, कि भाई ये हमारा परमानेंट एम्प्लॉय हो गया। कुछ काम ऐसे स्पेसिफिक होते थे जिन पे सरकार भर्ती करती थी और फिर उनको कहती थी कि ये कॉन्ट्रैक्ट वाले काम करने वाले नहीं हैं, ये तो हमारे परमानेंट एम्प्लॉय हैं। फिर उनको बहुत सारी सहूलियतें मिलती हैं, पेंशन वगैरह ये सब चीज़ें मिलती थी परमानेंट को। अब इन्होंने वो जो पीरियड है ना उसको फिक्स पीरियड के लिए बना दिया। कहने का मतलब ये है कि किसी कंपनी को जैसे काम कराना है और उसको परमानेंट अगर वो रखती है, लेबर रखती है, तो उसका खर्चा उसको ज़्यादा पड़ता था, क्योंकि बहुत परमानेंट लेबर रखने का मतलब है उसको बहुत सारी उसको अधिकार हो जाते हैं, वेतन में भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये क्या करते थे कि पहले जो ना ठेकेदार के जरिए काम कराते थे। इनको पता था कि हमें मजदूर रखेंगे तो हम नियम में बंध जाएंगे, तो कानून के जरिए काम तो पहले भी वही होता था, लेकिन वो ठेकेदार के जरिए करा लेते थे और उसको पर्टिकुलर इतने दिन का कॉन्ट्रैक्ट करते थे, जिससे वो समय सीमा नहीं आती। कुछ लोग कह रहे थे कि 240 दिन तक अगर कोई काम कर लेता है किसी के साथ तो वो कहते हैं कि परमानेंट हो गया। तो वो क्या करती हैं सरकारें वरकारें कि वो उससे कम काम कराते थे, कम दिन का कॉन्ट्रैक्ट बनाते थे, फिर बीच में ब्रेक देते थे 1-2 दिन का और फिर से नया कॉन्ट्रैक्ट बना लेते थे, जिसे हम रिकॉल कर लेते हैं या रीजॉइनिंग कर लेते हैं। तो बार बार रीजॉइनिंग कराते हैं, जैसे गेस्ट टीचर हैं ये सब, इनको रीजॉइनिंग कराते हैं जिससे ये परमानेंट ना बन पाए। काम तो इनसे लगातार करा रहे हैं, लेकिन चालाकी देखिए कि बीच में थोड़ा सा गैप देके फिर से नियुक्ति कर ली, आगे पीछे नियुक्ति कर दी। तो कहने का मतलब ये है कि लगातार टेम्परेरी जो सिस्टम था वो चलता रहता था और किसके, दलालों के या ठेकेदारों के ठेकेदारी प्रथा चलती रहती थी। लेकिन सरकार ने अब क्या कह दिया कि आप सामने सीधे से रख लो, ठेकेदार की जरूरत नहीं है, आप बस बताओ कि इतने साल का ये कॉन्ट्रैक्ट है, सामने वाले को बताओ। और यानी कंपनियां, शायद दलाली में ये होता था कि दलाल तो और भी खतरनाक होता था, जिसके दलाल कह रहा हूँ या ठेकेदार कह रहा हूँ या जो मैन पावर प्रोवाइड करने वाली कंपनियां हैं, वो जब आदमी को रखती थी तो वो तो और भी ज्यादा शोषण करती थी, क्योंकि वो डायरेक्ट तो होता नहीं था, तीसरी थर्ड पार्टी आ जाती थी बीच में। तो वो कंपनी से कुछ लेती थी, उनको कुछ देती थी, कागज कुछ और करती थी, कभी कभी तो बिगर कागज का ही काम करा रही है, तो उनका ना पीएफ कटता था ना कुछ कटता था। लेकिन अब डायरेक्ट कंपनियां कराएंगी काम, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि अब कंपनियों को भी सुरक्षा मिली गई कि ये आके क्लेम थोड़ी ना करेगा। भाई किसी को अपने 1 साल के लिए रखा है या 1.5 साल के लिए रखा है या 6 महीने के लिए रखा है, तो पहले ही कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, वो क्लेम नहीं करेगा परमानेंट नौकरी का कि भाई तू हमें हमेशा हमेशा के लिए रख। तो कंपनियों को ये जो तलवार थी वो हट गई, तो वो जो पीछे की तरफ से काम करती थी वो सामने से करेगी। लेकिन एक तीसरा आदमी हट जाएगा तो मुझे लगता है इसमें कम से कम जो तनख्वाह कही जा रही है वो तो मिलेगी, क्योंकि ठेकेदार की तो मनमानी हमने देखा था मेट्रो के अंदर ही। आप लोगों को हमने बहुत सारी वीडियो बनाई किस तरीके से कि जितनी भी सैलरी है वो अकाउंट में डालते थे और ठेकेदार फिर वापस निकलवा लेते थे अकाउंट में, कागज में पूरा दिखाते थे और फिर वापस निकलवा लेते थे। और मेट्रो पल्ला झाड़ देती थी कि ये तो हम थोड़ी ना कर रहे हैं, ये तो दूसरी कंपनी करती है काम, वो गड़बड़ कर रही है। लेकिन अब जो कंप्लेंट होगी तो उसी कंपनी पर होगी, क्योंकि डायरेक्ट वो काम करेगी ना। तो आउटसोर्सिंग मुझे लगता है कुछ हद तक कम होगी, क्योंकि सरकार ने सीधा सीधा ये नियम बना दिया कि आउटसोर्सिंग की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट ही इनसे काम करा लो और अब तुम्हारी कोई बाध्यता नहीं है इनको देने के लिए। तो ठेकेदार बेशक कम हो जाएंगे, लेकिन मजदूरों को क्या मिलेगा? मजदूरों को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि अब जो पहले एक ग्रे लाइन था, ग्रे एरिया था, जिसमें मजदूर किसी के पास काम कर लेता था और कुछ दिन काम कर लेता था या कुछ समय अवधि के लिए काम कर लेता था, तो वो ये जो क्लेम कर सकता था कि मुझे परमानेंट दो सरकारी महकमे में या किसी महकमे में, अब वो ये कह नहीं सकेगा। उसको मतलब कानूनी जामा पहना दिया इन्होंने। जो यहाँ रोज आंदोलन होते थे, पक्का करो, हमें पक्का करो, सरकारी कर्मचारियों को हमें सरकारी कर्मचारी बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ। बहुत सारे लोगों ने वीडियो बना दी कि ऐसे पहले तुम टेम्परेरी लगो। बहुत सारे लोग इसीलिए सरकारी डिपार्टमेंट में काम करने लग जाते थे कि पहले टेम्परेरी घुस जाओ, फिर कुछ दिन काम कर लो, फिर एक वो लगा दो, फिर प्रोटेस्ट कर दो, फिर नेताओं से कुछ और दिन का काम के लिए करा लो, और ऐसे करा करू के वो परमानेंट नौकरी पा जाते थे। ऐसा कई बार हुआ कि परमानेंट कर दिया सरकार ने। अब ये खिड़की बंद कर दी, तो कहने का मतलब है सरकारी नौकरी पाने का जो ये दूसरा तरीका था ये खत्म हो गया।
बाकी ये है कि आप करते रहो काम। तो ये श्रम कानून की बात है और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ईपीएफओ का बहुत बड़ा रोल है, पेंशन का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन अल्टीमेटली मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें सरकार ने पेपर वर्क कम किया है। जो घुमा फुरा कर बातें थी वो सीधी सीधी थी। जैसे कहने का मतलब था कि अगर जो हमारा दूसरा पार्ट आएगा उसमें बताऊंगा कि किस तरीके से मजदूरों के जो राइट्स थे वो कम हुए हैं या ज़्यादा हुए हैं, या मजदूरों को क्या फ़ायदा हुआ। मुझे तो ये लगता है कि इसमें अभी तक मजदूरों का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। अब तक मुझे ऐसा लगता है कि एम्प्लॉयर का नुकसान हुआ है और सरकार का और ईपीएफओ का बहुत फ़ायदा हुआ है, और फ़ायदा होने वाला क्योंकि उसका दायरा बढ़ता जाएगा। ईपीएफओ कहती है मैं घाटे में हूँ, घाटे में हूँ, घाटे में हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, ये है वो है, ऐसे फलाने। जब कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, फिर ये अपना दायरा क्यों बढ़ाते जा रहे हैं, असंगठित क्षेत्रों में क्यों बढ़ते जा रहे हैं, समझ में नहीं आता। अगर कोई चीज़ घाटे में होती है तो उसको अपना दायरा कम करना चाहिए, लेकिन ईपीएफओ तो लगातार कह रहा है कि हम 50 करोड़ लोगों को सुरक्षा देंगे। सुरक्षा के नाम पर पेंशन, मजाक कर रहे हैं ये लोग। सामाजिक सुरक्षा के नाम पर पेंशन आपको पता है कितनी दे रहे हैं। तो ये क्या है, इनका दायरा क्या है, ये गड़बड़ झाला क्या है, ये समझने की बात है। और बड़े दुख की बात है कि 9 दिन चले 2.5 कोस, ये वाली बात है कि पहला जो मैंने अभी कोड पढ़ा है इसके अंदर जो बातें हुई हैं, जिसमें 50% वाली बात हो रही है, गिग वर्कर्स वाली बात हो रही है, मुझे कतई नहीं लग रहा कि इनसे उनको कुछ फायदा होगा, क्योंकि भैया इसमें कुछ नहीं मिलने वाला है, ये वही है। और दूसरा कि अब जो फिक्स टर्म का कर दिया है ना इन्होंने, इससे ये भी सीधा हो गया कि आप जाके क्लेम भी नहीं कर सकते कि कल को कि किसी कंपनी को या किसी सरकारी महकमे को हमें परमानेंट करो, ये भी हो गया है। आप तो सरकार ने जो रोज रोज की हड़ताल होती थी, रोज रोज ये गेस्ट टीचर आके खड़े हो जाते थे, कोई नेता उठ के वादा कर देता था, इस सब पर इन्होंने क्रॉस मार दिया कानूनी रूप से, कांटा लग गया। भैया तुम टेम्परेरी थे, तुम टेम्परेरी हो और तुम टेम्परेरी रहोगे। सरकार, कुछ लोग रहेंगे अब और वही खाएंगे, वही पिएंगे और वही मौज लेंगे। सरकार ने 8th पे कमीशन लगाया, अभी दुगनी कर दी सैलरी। ओ भैया एक आदमी, वही ड्राइवर है, वो 2 लाख तक तनख्वाह पालेगा, वही ड्राइवर को 15,000 सैलरी मिल रही है। इतना जो समान काम और समान वेतन की बात कर रहे हैं, एक ही काम का सरकारी अगर नौकरी में हो तो उसको आपको लगभग 10 गुना मिल रहा है पैसा। अगर 1.5 लाख भी मिल रहा है तो 15,000 जो नॉर्मल ड्राइवर की तनख्वाह है, सरकारी ड्राइवर हो गए तो 1.5 लाख हो जाएगी, 1.5 लाख से भी ज्यादा हो जाएगी। तो कहने का मतलब है समान काम समान वेतन कहाँ है? ये तो तुम्हारा जो इक्वालिटी का प्रिंसिपल है जो तुम कह रहे हो, वही उसी को वायलेट कर रहा है। तो ये सब कहने की बातें हैं, और सरकार चाहती है कि नौकरी सरकारी कम हो, क्योंकि नौकरी को इतना पैसा बढ़ा दिया कि सरकारी नौकरी करे सरकार का भट्टा ही बैठ जाएगा, इतनी तनख्वाहें बढ़ा रखी है इन्होंने, और वो सरकारी फिर कर्मचारी आके आंदोलन कर देंगे। तो सरकारी कर्मचारी से भी डरे हुए हैं, उनकी कम नहीं कर सकते, तो क्या करें, और नौकरी कम कर दो। जो पुराने हैं उनको निपटाओ, उनकी पेंशन तो खत्म कर ही दी, पुरानी पेंशन जो थी उनकी पुरानी पेंशन तो खत्म कर दी, अब नौकरी भी खत्म करते जा रहे हैं। और जो थोड़े बहुत बचे हैं उनको इतनी तनख्वाह बढ़ा दे रहे हैं, मुझे लगता है अफसर बचेंगे और इनकी तनख्वाह इतनी बढ़ जाएगी कि ये मौज ही मौज करेंगे, तो राजा हो जाएंगे। एक तरह के जो अफसर हैं वो राजा हो जाएंगे, और बाकी सब जनता जो भिखारी हो जाएगी। जो नीचे लेवल की नौकरियां वो खत्म कर देंगे, टॉप क्लास नौकरियां रखेंगे, और उनकी भी तनख्वाह ऐसी होगी जैसे किसी राजा महाराजा की, ये सामंत की होती है, ऐसी तनख्वाहें होगी। ये सरकार चाहती है। नेता मौज लेंगे, अधिकारी मौज लेंगे, और बाकी जो नौकरी कर रहे हैं 4th क्लास के, 3rd क्लास के, उनका सबको आउटसोर्स कर देंगे। आउटसोर्स नहीं करेंगे तो अब तो सरकार ने ऐसा नियम बना दिया कि कॉन्ट्रैक्ट पे रखेंगे और कह के रखेंगे कि हम तुम 2 साल के लिए गेस्ट टीचर हो तो 2 साल के लिए हो, 1 साल के लिए हो तो 1 साल के लिए हो, और जाओ। और ये भूल के भी मत कह देना कि कानून हमने ऐसा बना दिया है, किसी नेता की सिफारिश मत ले आना कि हम तुमको परमानेंट कर देंगे। तो ये विंडो खत्म हो गई। तो ये सब था पहला अध्याय। इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, डिटेल में मैंने छोटी छोटी करके आपको विस्तार से समझाने की कोशिश की है। तो मोटा मोटी इसमें ना तो एम्प्लॉयर का फ़ायदा है ना एम्प्लॉई का फ़ायदा है, इसमें सिर्फ ईपीएफओ की बल्ले बल्ले है, ईपीएफओ की मौज है, सरकार की मौज है, और सरकार तो मौज करेगी करेगी। और आप क्या करोगे ये आप देखो। कमेंट में आप भी लिखना इसमें, अगर मैंने कुछ, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट मैंने उठाए हैं, कुछ अध्ययन किया है, कुछ आर्टिकल मैंने पढ़े हैं, ऐसा भी हो सकता है कुछ आंकड़े मुझसे सही ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन मोटा मोटी बात यही है कि इसमें सरकार का या ईपीएफओ का फायदा होने वाला है, बाकी सबको मिलने वाला है झुंझुना। नए श्रम कानून में सबको मिलने वाला है झुंझुना, और अल्टीमेटली नुकसान होगा तो किसका होगा?
अल्टीमेटली नुकसान होगा तो मजदूर का होगा। और हाँ, हायर एंड फायर की बात बहुत करते हैं कि भाई अब ये और खुली छूट मिल गई है हायर एंड फायर। पहले जो कंपनियां हायर एंड फायर तो पहले भी करती थी, कहते हैं कि अब हायर फायर हो जाएगा, तुरंत रख लेंगे, तुरंत निकाल देंगे। तो पहले भैया पहले कौन सा रख रहे थे? पहले भी आउटसोर्स कर रहे थे, वो भी हायर एंड फायर ही था। तो अब हायर एंड फायर को लीगल कर दिया गया है, कानूनी कर दिया गया है कि कंपनियां फिक्स टर्म के लिए रखेंगी और निकाल देंगी। तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, तुम नहीं डिमांड कर सकते कि तुम परमानेंट एम्प्लॉई हो। यही बस हुआ है, जो काम कागज के ब्लैक में हो रहा था उसे वाइट में कर दिया सरकार ने, उसे कानूनी जामा पहना दिया है, बाकी और कुछ नहीं है। और भी है कि एक नियम था कि 100 दिन 100 मजदूर जिसमें होंगे वहाँ पे सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी पहले। ये शायद नियम था कि 100 मजदूर अगर एक होंगे, 100 वर्कर होंगे एक कंपनी में, 100 से ज़्यादा होंगे तो सरकार को से अनुमति लेनी पड़ती थी, उसे लिख के बताना पड़ता था कि हम छटनी कर रहे हैं। अब वो लिमिट 300 कर दी है, तो 300 मजदूर तक अब कोई कंपनी छटनी करना चाहे, कोई संस्थान छटनी करना चाहे तो कर सकता है, सरकार से पूछने की जरूरत नहीं है। यानी ये हायर एंड फायर उसको छटनी भी कर सकता है, फिक्स टर्म तो है ही है, उसके पहले भी छटनी जो करनी है, निकालना है, रखना है, जिसे चाहे निकालो, जिसे चाहे रखो। तो मैं आपसे पूछता हूँ, आप करते ही क्यों नौकरी? ऐसी नौकरी को लात मारो ना जिसमें आपका कोई अधिकार सुरक्षित ना हो। सरकार भी आपको खाने की कोशिश कर रही है और एम्प्लॉयर भी आपको खाने की कोशिश कर रहा है। जब सब भेड़िए बैठे हैं तो आप नौकर बनते क्यों हो? आप स्वरोजगार करो और आप मालिक बनो। मैं तो यही कहूँगा, जो भी आदमी निकले, नौकरी सबसे निम्न दर्जे की चीज़ होती है। नौकरी करने से बहुत विकट परिस्थिति है भाई, आपके पास कोई रास्ता नहीं है, तब नौकरी करो। नौकरी करनी है तो सरकारी नौकरी करो, प्राइवेट नौकरी करोगे और ऐसी प्राइवेट नौकरी करके भी मजदूर बनोगे तो इससे अच्छा है रिक्शा चला लो, रेहड़ी लगा लो, कोई काम कर लो और उसे सम्मान की नज़र से देखो। आज किसी रिक्शे वाले को, ई रिक्शे वाले को कहते हो ना, ये क्या कर रहा है? तुम 10,000 कमा के क्या कमा रहे हो? वो रोज का 1,000 कमा रहा है, जो पटरी लगा रहा है वो 1,000 रुपया कमा रहा है, वो तुमसे बेहतर है। तुम नौकर हो और तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि सरकार भी खा रही है। और इसलिए नौकर बनने से अच्छा है अपना काम करो और अपने आप को मजबूत करो। कम से कम तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथ में तो होगा। हमेशा याद रखना, जब तुम अपना भविष्य या तो एम्प्लॉयर के हाथ में दोगे या सरकार के हाथ में दोगे, तब तक तुम्हारे साथ धोखा होगा। अपना भविष्य अपने हाथ में रखो। ज़्यादा होशियार नहीं है तो मजदूरी कर लो, लेकिन अपना भविष्य अपने हाथ में रखो। यही कहूँगा इन्हीं शब्दों के साथ। मैं मनोज सुराजी, देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद।